चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, पिछले क्लास में नस्ट इक्वेशन लिखा गया था और ये नस्ट इक्वेशन था E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF log Q, यही था ना। E बताया गया कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E नॉट बताया गया कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, RT के बारे में बताया गया, R गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू फिक्स होता है 8.31, T जो है वह टेम्परेचर है, N जो है नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F जो है वह फैराडे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल होता है, जो आपको आगे पता चलेगा सेकंड फैराडे का जब लॉ पढ़ेंगे तब। और बचा हुआ क्या है? Q। तो अभी हम लोग Q के बारे में समझेंगे कि Q क्या है। देखिए वैसे तो ये 11th के का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इसको समझना बहुत आसान है। हम आपको याद दिलाते हैं कि आप इसके बारे में क्या पढ़े थे और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। देखो, मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें A कन्वर्ट होता है किसमें? B में। आप इसके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखा करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। यदि कोई चीज़ कोफिशिएंट में होता था तो वो पावर में बदल जाता था, याद है आपको? इसी को हम Q भी कहते थे, इसी को हम Kc भी कहते हैं और इसी को हम Q भी कहते हैं, लेकिन एक कंडीशन का अंतर है। जब यह रिएक्शन साम्यावस्था पर रहता था तब हम इसको Kc कहते थे, और जब ये साम्यावस्था पर नहीं रहता था तब हम इसको Q कहते थे। एक्चुअल में यदि Q कहा गया है लिखने के लिए या Q दिया गया है तो Q एक रिएक्शन के अंतर्गत आने वाला एक टर्म है। रिएक्शन में कुछ कंसंट्रेशन टर्म को वो इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है? तो कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट वाले का जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन इलेक्ट्रोड में हो रहा है, उसमें प्रोडक्ट में जो है उसका कंसंट्रेशन आपको ऊपर लिखना है और जो रिएक्टेंट में है उसका कंसंट्रेशन आपको नीचे भी लिखना है। और आप यह भी याद कीजिए कि जब हम लोग इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखते थे तो उस सब्सटेंस को हम 1 मान लेते थे जो सॉलिड हुआ करता था, या फिर उसको कंसीडर नहीं किया करते थे, याद है आपको? तो बस यही है Q। और जैसे देखो, हम बताते हैं कि Q कैसे, तुम किसी रिएक्शन के लिए Q कैसे लिखाता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम एक्चुअल में काम किस पर कर रहे हैं? Q पर, कि Q का एक्सप्रेशन कैसे होगा। यहीं पर पिछले क्लास में ड्रॉप हुआ था। तो ये जैसे जिंक सॉलिड होता है और ये रिएक्शन करके बना देता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यदि इसका होता है तो ये कन्वर्ट कर जाता है Zn+++2 इलेक्ट्रॉन में। इसके लिए Q क्या होगा? देखो, Q हमेशा रिएक्शन के लिए लिखाता है, तो इसीलिए Q क्या होगा? जो आयन है उसका कंसंट्रेशन, आयन का हमेशा कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होता है, बटा रिएक्टेंट में जो आयन होगा उसका कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में तो सॉलिड है, तो यहाँ हम इसके बदले क्या मानेंगे? 1। तो इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए Q यही होगा। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? यदि इसी में मान लो कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन रहता, जहाँ Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बना रहा होगा Cu सॉलिड, कोई बताएगा कि इसके लिए Q का एक्सप्रेशन क्या लिखाएगा? इसके लिए 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu++। यदि कोफिशिएंट रहता तो पावर में चला जाता, कोफिशिएंट यदि रहता तो पावर में चला जाता। और देखो, ये दोनों हाफ रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन का और ये रिडक्शन का। यदि कंप्लीट सेल रिएक्शन हो, जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों की बातें हो रही हो, तो वहाँ पर रिएक्शन आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि Zn सॉलिड जो है ना, यह रिएक्शन कर रहा है Cu++ के साथ और बना रहा है Zn++ और प्लस Cu सॉलिड। बताइए इसके लिए Q का एक्सप्रेशन क्या बनेगा? कंसंट्रेशन ऑफ Zn++ बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cu++। एक सॉलिड उधर भी है, एक सॉलिड इधर भी है, सॉलिड को तो कंसीडर किया ही नहीं जाता है Q में, तो ये Q का एक्सप्रेशन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu++ बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn++ बाय कंसंट्रेशन ऑफ Cu++। कोई दिक्कत है इसमें? और इसी टर्म में यदि कोई गैस है तो प्रेशर लिखा जाता है, कंसंट्रेशन की जगह पर उसका पार्शियल प्रेशर लिखाता है। वो जब आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है? उतारिए इसको। समझ में आए कि Q क्या है?
अब देखो सुनो, कोई भी इलेक्ट्रोड यदि तुमको देगा, ध्यान दो इधर, कोई भी यदि इलेक्ट्रोड तुमको देगा तो ये तो तुमको पता चल जाएगा ना कि उस इलेक्ट्रोड के अंदर कैसा रिएक्शन चल रहा है। तो तुम क्या करो, उस रिएक्शन को लिख दो। रिएक्शन को लिखने के पश्चात प्रोडक्ट में जो बन रहा है उसके कंसंट्रेशन को ऊपर लिखना है, और रिएक्टेंट जो है उसके कंसंट्रेशन को नीचे लिखना है। ध्यान रखना है, सॉलिड सब्सटेंस के लिए 1 कंसीडर करना है और गैसियस सब्सटेंस के लिए उसका पार्शियल प्रेशर कंसीडर करना है। उतरिए। सुनो ध्यान से, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक्चुअल में तुमको जो न्यूमेरिकल पूछेगा या तुमको जो न्यूमेरिकल देगा उसमें तुम देखोगे जनरली 2 चीज़ का चर्चा करता है। या तो कह देगा कि ये इलेक्ट्रोड आरटीपी पर रखा हुआ है, कमरे के ताप और दाब पर, या फिर कह देगा कि टेम्परेचर जो है ना 25 डिग्री लीजिए और प्रेशर जो है वह 1 atm लीजिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एट आरटीपी। एट आरटीपी, आरटीपी पर बाबू टेम्परेचर का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस होता है, या इसी को आप 298 केल्विन कहेंगे, और प्रेशर का जो वैल्यू होता है वह होता है 1 atm। जैसे ही कह दिया कमरे के ताप पर, और जानिए आपका जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, 95 क्वेश्चन एनसीईआरटी का आरटीपी पर ही पूछा गया है। और जैसे ही आरटीपी दिया आपको 2 चीज़ दे दिया, टेम्परेचर और प्रेशर, और वो फिक्स वैल्यू है जितना यहाँ पर लिखा गया है। और देखिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू के अंतर्गत आ रहा है। तो हाँ, तो ये ना स्टैंडर्ड है, बाकी इसमें आयन का कंसंट्रेशन का कोई चर्चा नहीं है। तो बताइए ये इक्वेशन क्या था, बताइए तो। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। ये मेरा इक्वेशन था। इस इक्वेशन को ना हम थोड़ा शॉर्टकट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये इक्वेशन कहीं भी वैलिड है, किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर, लेकिन यदि हम एट आरटीपी कह दें तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। बताओ इसमें ये वाला जो टर्म है थोड़ा ध्यान से देखना, ये आर तो कांस्टेंट ही है ना, एफ कांस्टेंट ही है ना, टी को कांस्टेंट हम कर दिए, तो आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट हो गया। और कांस्टेंट करने के बाद इसका वैल्यू को तुम जब निकालोगे ना, ये 2.303 RT बाय एफ, अभी तो नीचे में n बचा हुआ है ना, तो इसको जब तुम इसका वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे 2.303, आर का वैल्यू 8.31 और टेम्परेचर का वैल्यू 298 बटा 96,500, तो आपको ये वैल्यू आएगा, मतलब इसको जब आप गुना भाग करोगे तो ये वैल्यू आता है 0.0591, और ये अप्रॉक्स वैल्यू आता है 0.06। एग्जैक्ट वैल्यू ये आता है, अप्रॉक्स वैल्यू ये आता है 0.591 तक है, तो हम इसको 591 को लगभग 600 इस तरह से हम कह सकते हैं। इस तो नज़दीकी लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। लेकिन आप एग्जैक्ट यदि लेके चलते हैं तो ज़रा बताइए कि यही इक्वेशन क्या बन जाएगा। E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाय n लिख दें log Q। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो वही इक्वेशन सिंप्लीफाई होके ये आ गया, और इसमें देखिए टेम्परेचर का चर्चा नहीं है, फैराडे कांस्टेंट का चर्चा नहीं है, इस सब को गुना भाग करके हम इसको क्या कर दिए, छोटा कर दिए। लेकिन इस इक्वेशन के साथ एक कंडीशन है, यह इक्वेशन सिर्फ उसी न्यूमेरिकल के लिए वैलिड है जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर 1 atm हो। प्रेशर का तो खैर यहाँ चर्चा नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का तो आया इसमें। क्या बात समझ में आ रही है? तो और ये वाला इक्वेशन ये हर जगह वैलिड है। टेम्परेचर का जो वैल्यू तुमको दे दिया, मान लो 300 केल्विन, तुम रख देना 300 केल्विन, दे दिया 400 केल्विन, रख देना 400 केल्विन, गुना भाग करना। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में कहता है कि 25 डिग्री सी पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, 25 डिग्री सी पर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, ये कह दे यदि,
तो आप हर बार इस कैलकुलेशन को करने से बच जाएंगे यदि आपको ये इक्वेशन याद रहेगा तो। समझ में आया कि इस इक्वेशन का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। और आपका 95% क्वेश्चन इसी इक्वेशन पर है, मतलब 25 डिग्री सी पर ही आपसे क्वेश्चन करेगा। तो आपको ये याद रखना है हर हाल में इक्वेशन, ठीक है। समझ में आया कहाँ से आया ये, लिख लीजिए। ठीक। आप लोग का लेक्चर नंबर क्या है? आगे में जितना बैठे रहते हो, लड़की हो या लड़का लोग, तुम लोग का पूरा जिम्मेदारी है इसको याद दिलाने का, रोज का रोज। क्लास स्टार्ट हो 5 मिनट के बाद तुरंत उसको याद दिलाइए कि वो क्या है। चूँकि हम पढ़ाने के मूड में रहते हैं, ये चीज़ ध्यान में नहीं रहता है। एक्चुअल में लेक्चर नंबर डालना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बाद में बहुत परेशानी होती है। और दूसरा ये है कि सब बैच में सब नंबर चल रहा है लेक्चर का, चूँकि सब बैच में अलग अलग चैप्टर चल रहा है, तो हमारे लिए ये संभव नहीं हो पाता है कि हम आपका लेक्चर नंबर याद रखें। कल से कोनो दिन भूला तो सोच लेना कोरोना का सारा फ्रस्ट्रेशन जो है ना, आगे वाले 2-3 बेंच पर निकलेगा। छाप लिया? अभी तक हम लोग सीखे हैं नस्ट इक्वेशन क्या होता है, सिंप्लीफाई करके क्या आया। ये दोनों इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग सीखेंगे कि इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, नस्ट इक्वेशन का कैसे उपयोग किया जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा नस्ट। लिखिए अर्ध सेल हो गया, लिखा हुआ हो गया क्या? लिखिए अर्ध सेल के लिए नस्ट समीकरण का उपयोग, यूज ऑफ नस्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल। अर्ध सेल के लिए नस्ट समीकरण का उपयोग। तो अर्ध सेल में क्या होगा, या तो ऑक्सीडेशन हाफ या फिर रिडक्शन हाफ, दो में से ना कोई एक बात होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए एक एक बार यूज करेंगे। एक बार ऑक्सीडेशन हाफ के लिए और एक बार रिडक्शन हाफ के लिए। देखो यहाँ के छीका, हाँ इस सब पर कड़ी निगाह रखो। फॉर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में कौन सी बातें होंगी, इलेक्ट्रॉन लेने वाला या देने वाला, जल्दी बताइए। इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो एक हाफ रिएक्शन बताइए तो जिसमें इलेक्ट्रॉन लेने का प्रोसेस हो रहा हो। Cu+++2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट करता है Cu सॉलिड। इसके लिए नस्ट समीकरण क्या लिखेंगे बताओ? E बराबर E0, वो तो Q बराबर हुआ ना, कंसंट्रेशन ऑफ फलना चिल्ला जो बोल रहे हो, हम पूरा नस्ट समीकरण बोल रहे हैं। समीकरण ये हो जाएगा E0 माइनस
0.0591/n। यदि हम ऐसा लिख दिए इसका मतलब है कि हम कितना डिग्री सी पर काम कर रहे हैं, 25 डिग्री सी पर। ये अंडरस्टूड है, ये बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको समझ सकते हैं। log Q। अभी तो पूरा समीकरण हम लिखे, अभी कुछ किए नहीं। सुनो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वास्तव में कोई चीज़ ही नहीं होता है, वह या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। मैटर ये करता है कि वहाँ पर उस इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन कैसा चल रहा है, हाफ रिएक्शन कैसा हो रहा है। यदि रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बताइए, यदि इस इलेक्ट्रोड, ये जो रिएक्शन चल रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर कैसा पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यही क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे ERP से, और हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बराबर। तब यहाँ पर E0 भी क्या हो जाएगा, RP। इसको क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.0591/n। n का मान 2 लिख दें, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन चल रहा है। अरे समझ में आया, 2 कहाँ से आया, log Q। log Q के बदले इधर सॉलिड है तो 1 बटा कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस, कौन बोला Zn, Cu प्लस प्लस। अब देखो, यदि हमको यदि क्वेश्चन ये कह दे कि कॉपर के इलेक्ट्रोड में Cu प्लस प्लस का सांद्रण 0.5 m है, Cu प्लस प्लस का सांद्रण यदि 0.5 m दे दिया, यानी इसका मान दे दिया, क्या समझ रहे हैं आप, n का मान तो आपको पता चल ही गया। ये है बाबू मानक अवकरण विभव E0 RP, और यह एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जिसका मान आप अपने मन से नहीं रख सकते हैं। यह मान आपको क्वेश्चन देगा, और देने का अलग अलग तरीका होता है, कैसे देगा ये हम आपको जब क्वेश्चन देंगे तो समझा देंगे, ठीक है। वो बात आप क्वेश्चन पर ही समझेंगे। और आपसे पूछेगा बताइए इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, फिर कहेगा बताइए 2m कंसंट्रेशन ले लें तब पोटेंशियल क्या होगा, 10m ले लें तब क्या होगा, और आप फटाफट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या समझ में आया कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना बेहद आसान है ना इक्वेशन से? क्या कोई दिक्कत है इसमें? फटाक से उतार लो इसको। यूट्यूब पर वीडियो देखता है, सुबह सुबह लिखता है गुड मॉर्निंग सर। तुम सब यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? लाइक करता है कि नहीं? कमेंट नहीं, जो मन हो वही किया करो, समझा? उतार लिया क्या? लिखो आगे, फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाँ 1 मिनट और सुनो, आप जो एक दिन चर्चा कर रहे थे एनोड कैथोड का, कुछ चर्चा नहीं किए थे इस इक्वेशन में? अब देखो यहीं पर ERP के जगह यदि हम कैथोड भी लिख दें तो चलेगा, और यहाँ भी हम कैथोड लिख दें तो चलेगा, क्योंकि कैथोड पर तो हमेशा रिडक्शन ही ना होता है। आई बात समझ में? इसी को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, लेकिन सही तरीका इसका लिखने का RP है, ERP E0 RP।
और यदि आप इस तरह से भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वही मीनिंग है इसका, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से फ्रेश महसूस होता है कि हाँ भाई ये रिडक्शन पोटेंशियल है। क्योंकि कैथोड पर यदि आप कहीं भूल गए कि रिडक्शन होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर फॉर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो एक रिएक्शन लिख लो जहाँ पर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन। और इसका तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ना जी, जिंक। जिंक सॉलिड था बेचारा, ये कन्वर्ट कर रहा था Zn++ में और 2 इलेक्ट्रॉन में। सेम यही रिएक्शन लिखेंगे, बस ये जो Rp लिखे थे इस बार क्या कहलाएगा, OP। तो ये भी क्या कहलाएगा, OP। अच्छा ये है क्या, अवकरण सॉरी ऑक्सीकरण विभव, और ये क्या है, मानक ऑक्सीकरण विभव। दो तो ठीक है, अरे यहाँ भी तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। कोई मैटर नहीं होता है कि त्याग हो रहा है या ग्रहण, इलेक्ट्रॉन त्याग या ग्रहण की संख्या जो भी है वो आप ले लीजिए। 2, वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है। n का मान वहाँ भी 2 था और n का मान यहाँ भी 2 है। ये बदलेगा, ये हो जाएगा Zn++ ऊपर और बट्टा में हो जाएगा 1। तो बट्टा में 1 करें या ना करें कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आयन का कंसंट्रेशन लेते रहेंगे अलग अलग, OP का मान निकलता रहेगा, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान निकलता रहेगा जिंक के, बशर्ते कि हमको E नॉट OP का वैल्यू रखना पड़ेगा। और ध्यान रहे, यह एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, यह कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये आपको या तो बुक लिख के दे देगा क्वेश्चन के बगल में, नहीं तो आपको बताए थे ना पीछे एक पेज में सारा वैल्यू लिखा हुआ है, वहाँ से देख के इसको रखना पड़ता है, समझे। अब कैसे रखना पड़ता है वो सब जब आएगा तो हम अपने समझा देंगे, अभी आप बस इसको देखिए। हम बार बार इस पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम अपने मन से कुछ भी नहीं रख सकते हैं, इसको निकालना पड़ता है लैब में जाके। और यदि इस सब का परफेक्ट डाटा दे दे तो हम इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। चलो कोई दिक्कत है इसमें? तो अभी तुम किसके लिए सीख रहे थे? हाफ सेल के लिए। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल का ना एक और केस देख लो जिसमें तुमको एक डिफरेंट बात नज़र आएगी, और ये बात थोड़ा सा लेवल का है, इसीलिए आपको समझने में परेशानी हो सकती है। एक्चुअल में यह बात आयनिक इक्विलिब्रियम 11th के टॉपिक से रिलेटेड है। जो लोग कंपटीशन लेवल के लिए तैयारी करते हैं वो लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल बात है। मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन हाफ में कोई गैस इलेक्ट्रोड है जहाँ पर हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पर कन्वर्ट कर रहा है 2H+ और साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन में। क्या ये ऑक्सीडेशन हाफ का रिएक्शन नहीं है क्या? बोलिए है या नहीं? तो एक बार फिर से हम यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। हाफ रिएक्शन है तो हाफ सेल, और हाफ सेल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होगा। एक बार फिर से यहाँ यही बात कहेंगे, यहाँ यही बात कहेंगे। ये ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ ये बात बदल जाएगा। बोलिए क्या लिखें? कंसंट्रेशन ऑफ H+ का पावर 2। ये आयन है और आयन का हमेशा कंसंट्रेशन लिया जाता है, बट्टा ये गैस है और इसका आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर। आयन का रूप है तो कंसंट्रेशन और गैसियस फॉर्म है तो पार्शियल प्रेशर। तो नीचे क्या लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर यदि पार्शियल प्रेशर हम लिखते हैं, बाबू आयन का प्रेशर नहीं होता है, आयन हमेशा एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन का हमेशा क्या होता है? कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप प्रेशर नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आई? आयन हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में है तो हम कंसंट्रेशन लेंगे, यहाँ हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में था तो हम प्रेशर लिए। और सुनिएगा ध्यान से, हमको यदि EOP निकालना है यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो आप E नॉट OP, ये इक्वेशन कब वैलिड है? एट RTP, और RTP ही ना इसका स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड रहा होगा और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड रहा होगा, चूँकि टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन तो स्टैंडर्ड है ना। तो ऐसी स्थिति में E नॉट OP का मान क्या हो जाएगा?
जीरो, क्योंकि हम जानते हैं कि SHE के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। तो ये हो जाएगा जीरो। अब जैसे ये जीरो हुआ, हाइड्रोजन के केस में रिडक्शन हो रहा हो या ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यदि स्टैंडर्ड कंडीशन पर ऐसा हो रहा है तो E0 RP हो या E0 OP हो, हम उसका वैल्यू हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? जीरो। तो यहाँ हम लिख दिए जीरो। फिर हो जाएगा ये -0.0591/2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का पावर 2 अब बट्टा 1 लिख दें। प्रेशर कितना है? 1 atm, RTP पर है। हम लिख सकते हैं ऐसा या नहीं? अब देखो, यहाँ इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, EOP इज इक्वल टू -0.0591/2 इंटू 2 log H प्लस आयन। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यहाँ से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या? हम थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। EOP इज इक्वल टू -0.0591 log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अच्छा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो, चलो लिख देते हैं, -0.0591 इंटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? सुनिएगा, ये जो माइनस है यह पूरे का न माइनस है। यदि हम यहाँ से इस तरफ से सिर्फ 0.0591 को अलग करें और उस पार ले जाएं तो ये क्या होगा? उधर जाके क्या हो जाएगा? ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रही है बात? 2018 में क्वेश्चन पूछा था और यहाँ से एक IIT का क्वेश्चन डाला था। 2018 में बोर्ड एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन IIT का डाल दिया था, और उसमें सबसे भारी क्वेश्चन यहाँ से एक आया था जो आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तीनों को मिला के पूछा था। और उस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर दिए थे, जिसमें सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं था। और उनको समझाते समझाते मेरा दम फूल गया कि ये ऐसे होगा, लेकिन कहे हम पढ़ाना छोड़ देंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। बोले ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए, ये इधर जाके बट्टा में बदलेगा, ये गुना में है ना, ये माइनस यहीं रह जाएगा तो ये बट्टा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा EOP। जबकि ये बहुत भारी टर्म नहीं है, ये एकदम आसान टर्म है। एक्चुअल में pH से रिलेटेड क्वेश्चन था, हम बता देते हैं कि आखिर वो भी कैसे आ जाएगा। ये बट्टा हो जाएगा 0.0591 इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, एंड निगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज कॉल्ड pH। आपको याद है P का मतलब निगेटिव लॉग हुआ करता था और H प्लस का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होता था। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा EOP बाय 0.0591 इज इक्वल टू pH। अब हाइड्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि दे दे और उसमें हम यदि इस वैल्यू से डिवाइड कर दें 25 डिग्री C पर, तो हमको उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का pH पता चल जाएगा। आई बात समझ में? और pH पता क्यों ना चले, सुनिए। आप हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड में पानी डाले थे और H प्लस डाले थे। H प्लस कहाँ से आया होगा? HCl डाले होंगे तभी ना, यानी एक एसिड आप डाले। बताइए वो सॉल्यूशन कैसा, किस नेचर का सॉल्यूशन होगा? एसिडिक नेचर का। और यदि वो एसिडिक नेचर का है तो हम उसका pH कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं? तो pH कैलकुलेट करने का ये तरीका है। अब देखिए कहाँ से कहाँ बात घूम गया। अब यहाँ पर आप घूम जाएंगे यदि 11th का टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम आप नहीं जानते हैं तो, और इसमें हमारा कोई दोष भी नहीं है यदि आप नहीं जानते हैं तो। हमारा जो फर्ज था वो हम कर दिए, बाकी आप उतार लो। ये सब बात हम नहीं बताते यदि 2018 में बोर्ड में ये सब बात पूछा ना होता। पूछ दिया है तो टच कर दिए, नहीं तो कितना बढ़िया तुमको लगा कॉपर का, कितना बढ़िया लगा जिंक का,
नहीं बढ़िया लगा, नहीं छोड़ देते, ये भारी चीज़ है छोड़ देते, लेकिन बोर्ड एग्जाम अब इसको भी टच कर देता है, मतलब आपको लेवल पर जाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ के आइए। क्वेश्चन पूछा था 2018 में, इतना भारी क्वेश्चन था, हमको बनाने में 10 से 12 मिनट का समय लग गया था, जबकि बॉर्डर का जो क्वेश्चन आता है उसको बनाने में हमको ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। सोच लीजिए कितना हार्ड लेवल का रहा होगा। एक्चुअल में सब उठा के ऊपर आईआईटी का डाल दिया था क्वेश्चन, 1994, 1995 सबका जितना भी क्वेश्चन बैंक खोल के देखिएगा, आईआईटी का भी और बोर्ड का भी, तो उठा के डाल दिया था। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, और नहीं रहेंगे तो फिर मुश्किल है। अभी ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है इसमें पहले बोर्ड लेवल का पढ़ाई चल रहा है अभी। ये जब बोर्ड लेवल का 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा तब एक बैच आईआईटी स्टैंडर्ड का चलेगा ऑनलाइन। आप लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मन यदि नहीं हो तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि छाप रहा है बढ़िया से। हाँ, मन लगा के छापो। और जब इसका एप्लीकेशन हो ना यूज, तो पूरा मुंह बात देना एकदम, अरे सो देंगे। उस समय न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा। अभी इतना हम मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि आप न्यूमेरिकल पर कहीं भी उलझे नहीं। उलझा यदि तो ये सब खोल के सारा सिस्टम जो यहाँ देख रहे हो कि हम बंधे हुए हैं, यहाँ बंधे हुए नहीं रहेंगे। एक आध दिन खाली पहटबे करेंगे। और जो ऑनलाइन पढ़ रहा है वो ध्यान से सुन लो। तुम्हारा अलग तरीके से इलाज होगा। तो सुनो, आज हम लोग सीखे हैं नस्ट इक्वेशन का उपयोग करना हाफ सेल पर, जब ऑक्सीडेशन हाफ हो रहा हो तब, जब रिडक्शन हाफ हो रहा हो तब। अब हम सीखेंगे इसी का उपयोग करना फुल सेल के लिए, जहाँ पर एक ही बार में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। समझ में आ रही है बात? अब वो भी देखो, हम तरीका बता देते हैं कि वो उसका तरीका क्या है, वो कैसे वो निकलेगा। सब देखो, ये एकदम आसान है, भारी नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर रिएक्शन फुल सेल वाला होगा। जैसे मान लो रिएक्शन है Zn सॉलिड Cu++ के साथ रिएक्शन करता है और Zn++ और Cu सॉलिड का निर्माण करता है। तो जिसको तुम E कह रहे हो वो इस बार पता है क्या कहलाएगा? वो EOP नहीं कहलाएगा, वो ERP भी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा E सेल, क्योंकि वो तो पूरा सेल का पोटेंशियल हो गया ना। ये क्या कहलाएगा? E0 सेल। N का मान वही लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो एकदम आसान है। Q, यहाँ पर प्रोडक्ट में तुमको लेना पड़ेगा Zn++ और रिएक्टेंट में लेना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ Cu++। दोनों का कंसंट्रेशन दे देगा, N दे देगा। E0 सेल का वैल्यू यदि डायरेक्ट तुमको दे दे तो क्या E सेल का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? लेकिन E0 सेल के वैल्यू में इतना तमाशा करता है जिसको यदि एक क्लास में समझाया ना जाए तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। काहे कि E0 सेल का वैल्यू दो तरह से देता है, एक वैल्यू देता है डायरेक्ट और दूसरा वैल्यू देता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट दे दिया तो तुमको बड़ा आसान लगेगा, लेकिन इनडायरेक्ट देता नहीं है ना। 1-2% क्वेश्चन में ही डायरेक्ट देता है, बाद बाकी सब में ये वैल्यू इनडायरेक्ट वे में देता है। और अगला क्लास में यही हम लोग ट्रेनिंग लेंगे कि आखिर इस सब को कैसे काम में लाया जाए। पहले फुल सेल के लिए देख लेंगे, फिर एक आध को प्रॉपर एग्जाम्पल बताएंगे, देखो इस तरह से ये क्वेश्चन करेगा, फिर होगा क्वेश्चन। आइए कल।